हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। जस्ट अ मिनट। लाइट नहीं आ रही है, लेकिन मैं ज़्यादा देर लाइट का वेट नहीं कर सकता, इसलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 11th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ मैंने ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया कल। अब हम वेक्टर आज शुरू करेंगे। वेक्टर एनालिसिस नाम का चैप्टर आज हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि वेक्टर में क्या है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो यानी मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ और डायमेंशनल एनालिसिस को नहीं देखा है तो उन्हें यूट्यूब पर टाइप करके पीछे जाके उन्हें देखें, ताकि आपको बातें आगे की क्लियरली समझ में आएँ। आइए आज हम चलते हैं समझने वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस। अब जो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, वो आपकी दो टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं स्केलर और एक होती हैं वेक्टर। स्केलर कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं? स्केलर क्या होती हैं? स्केलर इस तरह की क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि आपका मास है, टाइम है, स्पीड, डेंसिटी और ऐसे ही बहुत सारे एक्सेट्रा, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। मास, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, इन सब में केवल आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। आपको कोई डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होगा, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा कि 5 kg का मास है तो किस डायरेक्शन में है, ये नहीं पता। टाइम हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। स्पीड आप जानते हैं स्केलर होती है, मैंने आपको सिखाया था। डेंसिटी भी आपकी स्केलर होती है। ये सब क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ओके, क्लियर? आई होप सो आप क्लियर होंगे। तो लाइट आ गई है और ये ब्लर हो रहा है क्या? जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये क्वांटिटीज स्केलर हैं क्योंकि इनमें न्यूमेरिकल वैल्यू केवल होती है और इनमें डायरेक्शन नहीं होती। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इनको हम स्केलर कहते हैं। इनके लिए इनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट के द्वारा हम 100% न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपका मास है, तो मास है आपका 5 kg। जैसे हमने सपोज़ किया कि 5 kg का मास है, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg उसकी यूनिट है। तो 5 kg की अगर हम बात करें तो हमने 100% ये बता दिया है कि 5 kg का ही मास है और इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं मिलेगी। स्पीड है तो आपका 5 मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड है तो इसका मतलब हुआ कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चीज़ मूव कर रही है। तो इतना सा कह देने पे हम ये कह सकते हैं कि हमने इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पूरी बातें बता दी हैं। अब अगली चीज़ एक और होती है, वो होती है वेक्टर। ये तो था स्केलर। अब वेक्टर जो होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं, उनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि आपका है डिस्प्लेसमेंट,
एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, इस तरह से बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी में आप जानते हैं मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। और इनकी जो खास बात है वो ये होती है कि ये वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो करती हैं। इन क्वांटिटीज़ की जो पहचान होती है कि ये वेक्टर हैं या नहीं, वो इस तरह होती है कि ये वेक्टर के एडिशन के रूल्स को फॉलो करती हैं। अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं तो वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करती। अब इसमें से इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि जैसे आपने कहा कि आपका कॉलेज स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है, तो आपने जिस मनुष्य को जिसको ये बताया वो आपके कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आप कह देंगे कि हाँ मेरा कॉलेज स्टेशन से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तो वो समझ जाएगा कि कॉलेज की पोजीशन कहाँ है और कॉलेज तक पहुंच जाएगा। तो पोजीशन जो है वो एक वेक्टर है, लेकिन तो इससे क्लियर होता है कि पोजीशन जो है आपका वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्थिति एक सदिश राशि है। इसे अदिश कहते हैं हिंदी में, इसे सदिश कहते हैं। वेक्टर को सदिश राशि कहते हैं और स्केलर को अदिश राशियाँ कहते हैं। ओके, इनको सिर्फ एक मैग्नीट्यूड से हम रिप्रेजेंट नहीं करते, डायरेक्शन भी देनी होती है। जैसे आपका वेलोसिटी है तो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड्स, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई चीज़ चल रही है और ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। अब डायरेक्शन को निकालने के लिए आप जानते हैं ये होता है फंडा, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ईस्ट की ओर जा रही है तो वो आपका 5 किलोमीटर ऐसे जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में आपकी जो है चीज़ मूव कर रही है। तो इस तरह से ये थी आपकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आई होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर और स्केलर क्या है। वेक्टर की खास बात ये होती है कि ये वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो करती हैं। अगर फॉलो नहीं करती हैं और उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में आप देखते हैं करंट के जाने की डायरेक्शन बताई जाती है, वो शो की जाती है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है क्योंकि वो वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करती है। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वेक्टर का नोटेशन सिस्टम, वेक्टर का नोटेशन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, आइए समझते हैं। नोटेशन ऑफ वेक्टर्स, ये क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। नोटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात है। तो आपका वेक्टर जो होता है वो एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। एरो से हम उसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 न्यूटन का फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये 5 न्यूटन का फोर्स है जो इस तरह से लगा हुआ है। तो अगर हम मानते हैं कि अगर हम मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, तो ये आपका 1 1 1 1 1 1 2 3 4 एंड 5 5 हिस्सों में बटा हुआ ये वेक्टर जो है
ये एरो जो है, ये बाण जो है आपका, तीर या बाण जिसे हम कह सकते हैं, वो आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 न्यूटन फोर्स को। अगर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर, ये 5 सेंटीमीटर का एक एरो बनाया हमने और ये 5 न्यूटन के बराबर होगा, जिसकी डायरेक्शन ये आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, और मैग्नीट्यूड है इसका 5 न्यूटन। तो फिज़िकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का जो नोटेशन होता है वो एक एरो के द्वारा होता है, तीर या बाण के द्वारा, जिसमें बाण की नोक जो है, तीर की नोक जो है होती है, एरो की जो नोक है, ये इसकी डायरेक्शन को बताती है, और इसकी लेंथ जो होती है, इस तीर या बाण की जो लेंथ होती है वो बताती है वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। लंबाई या लेंथ जो होती है एरो की वो बताती है आपके मैग्नीट्यूड को, और ये आपकी इसका जो एरो का नोक जो होता है किस ओर पॉइंट कर रहा है, ये आपका डायरेक्शन को शो करता है। आई होप सो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं कुछ डेफिनेशंस की ओर। या आपकी क्वेश्चन पेपर में डेफिनेशंस इस तरह की बन सकती हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिनमें पहला है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे अगर ये एक वेक्टर ए है और ऐसे ही एक वेक्टर बी है उतनी ही लेंथ का उसी डायरेक्शन में, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। लेकिन अगर एक वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में खींच दिया जाए और मैग्नीट्यूड अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड उतना ही रहे, ये वेक्टर मान लीजिए p है, तो ये अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। अपोजिट वेक्टर हो जाएगा किसका? a और b का, यानी कि वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस वेक्टर p, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, और वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस वेक्टर p। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इनको हम इक्वल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। तो ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड तो वही हो, उतने ही हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो हम ऐसे वेक्टर्स को अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। ओके, आई होप सो यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा यूनिट वेक्टर। ये आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। यूनिट वेक्टर ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स ये क्या होता है? ऐसा वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर ए है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, 1 हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, हम उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप के द्वारा। और अगर कोई वेक्टर ए है तो उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो वेक्टर ए की डायरेक्शन में होती है। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। अब अगर कोई वेक्टर ए है और उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा, और वो यूनिट वेक्टर जो है वो इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। इसे आप नोट कर लें, ये ज़रूरी है। ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 हो, हम यूनिट वेक्टर कहते हैं उसे। अब यहाँ से एक रिजल्ट निकल के ये भी आ सकता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर। यानी वेक्टर ए को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आपका यूनिट वेक्टर हुआ। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी।
अब है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ये क्या होते हैं, आइए समझते हैं। हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, आप जानते हैं। एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और तीसरी है जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये ओरिजिन है। जैसे कि उंगलियों को मैं अगर इस तरह करूं, या आप ध्यान दीजिए, तो ये और ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये इसी तरह होते हैं। ये तीनों वेक्टर ऐसे ही होते हैं। जैसे आप अपने दीवार में कमरे के कोने को अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक वेक्टर यूँ गया है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में। 3 वेक्टर बने हुए हैं, 3 दीवारें बनी हुई हैं। ध्यान दीजिए, कोने पर ध्यान दीजिए, तो दोनों दीवारों के बीच में से एक इधर आ रहा है और एक उधर जा रहा है। इस तरह से 3 जो है आपको एक्सेस मिलेंगी। ऐसी 3 एक्सिस जो है आपकी वो क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जेड कैप। और इन तीनों की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, क्योंकि तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं तो इनकी वैल्यू 1 होगी। अब अगर किसी वेक्टर को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दिखाना हो तो उसे हम आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5i का मतलब, अगर 5i कोई वेक्टर है, 5i कैप, तो वो एक्स, इसका मतलब यह है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 5i 0 से यूनिट से 5 डिस्टेंस दूरी पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ऐसे ही 6j है अगर, तो जे डायरेक्शन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ऑरिजिन से 6 डिस्टेंस दूर है, वो 6 मीटर या सेंटीमीटर जो भी ये बनो। ऐसे ही 9k कैप अगर दे दिया हो तो इसका मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा है और ऑरिजिन से आपका 9 डिस्टेंस की 9 मीटर या 9 सेंटीमीटर या जितना भी जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उतनी डिस्टेंस पर वो है। ओके, आई होप सो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप सो कि यहाँ तक आपको बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब अगला है हमारा ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, आइए देखते हैं। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, आइए समझा जाए। लास्ट वेक्टर ज़ीरो वेक्टर ये क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो उसे हम ज़ीरो वेक्टर कहते हैं, और ज़ीरो के ऊपर एक एरो लगा के दिखाते हैं। मैंने आपको ये नहीं बताया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि उस वेक्टर के ऊपर एक एरो लगा देते हैं हम। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और उसके मैग्नीट्यूड को एक दो पैरेलल लाइंस के बीच में उस वेक्टर को लिखने पर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है। जैसे कोई वेक्टर है तो उससे हम ए के ऊपर एरो लगा के दिखाते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड दिखाना होता है तो उस वेक्टर को दो पैरेलल लाइंस यानी एक डिटर्मिनेंट के अंदर रख के रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ज़ीरो वेक्टर की बात चल रही है। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है और डायरेक्शन अनडिफाइंड, डायरेक्शन अनडिटर्मिनेट। आप किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन जो होती है सर्टेन नहीं होती, अनसर्टेन होती है। किसी भी डायरेक्शन में आप इसे ले सकते हैं, और ये आपका ज़ीरो वेक्टर होता है। इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, ना तो इसका कोई मैग्नीट्यूड होता है और ना ही इसमें कोई डायरेक्शन होती है। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा जो है उसमें इसको कुछ रीज़न से रखा गया है। जैसे मान लीजिए अगर कोई दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा? ज़ीरो वेक्टर होगा।
अगर 3 वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी मिलकर एक ऐसी बंद आकृति का निर्माण करें, ऐसे बंद, अगर तीनों मिलकर एक इस तरह की शेप बनाएं जो एक दूसरे से इस तरह मिली हो कि क्लोज्ड हो, ए बी और सी मिलकर ऐसी आकृति, ऐसी शेप को बनाएं जो आपका क्लोज्ड कर्व हो, क्लोज शेप हो, तो फिर a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? जाहिर है 0 वेक्टर होगा। यहाँ पे वेक्टर 0 वेक्टर होगा। दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो a माइनस बी 0 होगा। अगर तीनों मिलकर एक क्लोज शेप का निर्माण कर रहे हैं तो वो भी 0 वेक्टर होगा। ऑरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ऑरिजिन का पोजीशन वेक्टर, ऑरिजिन ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, सॉरी वेक्टर नहीं लगेगा इसके ऊपर, ये 0। तो ऑरिजिन का पोजीशन वेक्टर निकालना है हमें, तो ऑरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये 0 होगा, 0 वेक्टर ही होगा, क्योंकि ऑरिजिन का कोई पोजीशन वेक्टर हो नहीं सकता, वो अपनी जगह पर ही स्थित है, एक पॉइंट है, या यूँ कहें कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस दो लाइंस को जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही, दो परपेंडिकुलर लाइंस वहाँ पे मिल रहा है। और एट रेस्ट, अगर कोई चीज़ एट रेस्ट पर है, एट रेस्ट, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? एक 0 वेक्टर होगा। अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर छोड़िए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक 0 वेक्टर होगा। और अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से कोई चीज़ चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उसका एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होगा? एक 0 वेक्टर होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? वो एक 0 वेक्टर होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा? वो एक 0 वेक्टर होगा। तो इन सब के कारण, इन सब रीजंस के कारण, ये जो लॉजिक्स दिए गए हैं फिज़िक्स में, इन लॉजिक्स के कारण ही 0 वेक्टर को डिफाइन किया गया है। और इसका इन वेक्टर अलजेब्रा जो यूज़ हम करते हैं वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि ये लॉजिक निकल कर आते हैं। ओके, आई होप सो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये था आपका 0 वेक्टर। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।